वेलकम बैक बच्चों। तो आज और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था प्रीवियस वीडियो में कि हम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स करने वाले हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस से रिलेटेड, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो आज का थ्योरम देखते हैं। इट सेज दैट, अब देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक सीक्वेंस जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए है, बिल्कुल वैसा ही एक सीक्वेंस बोला क्या मैंने, नहीं, एक थ्योरम जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए है वैसा ही थ्योरम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए होता है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब एक थ्योरम मैं डिक्रीजिंग का ले रही हूं और इसी का बिल्कुल पैरेलल थ्योरम है इंक्रीजिंग के लिए, जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो इनमें से कोई एक थ्योरम एग्जाम, ये चारों में से कोई एक एग्जाम में आ सकता है। तो मैं डिक्रीजिंग बता रही हूँ, आपको इंक्रीजिंग के लिए खुद करना होगा। A monotonic decreasing sequence which is not bounded below diverges to minus infinity। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, और साथ में ये दिया है कि इट इज नॉट बाउंडेड बिलो। अब डिक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब सबसे पहले कभी भी ना क्या करना चाहिए आप लोगों ने कि अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती है तो एक एग्जाम्पल लेके ट्राई करो। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ आपके लिए। सपोज मेरे पास कोई ऐसा सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग मतलब बड़ी छोटी 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 ऐसी टर्म्स, सो समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का, देन कहीं जीरो आ जाएगा, देन -1 -2, इनफाइनाइट सीक्वेंस चलते जा रहा है, ठीक है, विच इज नॉट बाउंडेड बिलो। एज यू कैन सी इसका कोई लोअर बाउंड नहीं होगा, राइट। ये कोई प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं लिया है मैंने, ये एक ऐसे ही रैंडम एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये आप एग्जाम में दोगे नहीं एग्जाम्पल, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे कि इसका सपोज मान लो कोई भी लोअर बाउंड नहीं है, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो उसका लोअर बाउंड होगा, तो क्या करेंगे हम, ये इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। ये समझने के लिए बता रही हूँ आपको। हमें ये दिखाना है कि ये अगर ऐसा कोई सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस जो होगा इट विल डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी टू डाइवर्ज करने वाला है, मतलब हमें क्या दिखाना है कि लिमिट ऑफ दिस एक्सटेंड इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट। और इसी को थोड़ा और रिवर्स में जाते हैं, मतलब हमें क्या दिखाना है, वी हैव टू शो दैट xn इज लेस देन सम नंबर k। अगर मैंने कोई बहुत छोटा सा नंबर ले लिया k, तो उस k की नेगेटिव वैल्यू से ये जो xn है वो छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट आपको एक आइडिया आ गई कि आपको ये दिखाना है। इट कैन बी फॉर ऑल एन भी कर सकते हैं यहाँ पर, बट बेसिकली हम ऐसा दिखा देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमें दिखाना है, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर हमें लाना पड़ेगा k, जो एक बहुत छोटा सा नंबर हो। इसको आप एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं, k भी बोल सकते हैं। तो हमने कैसे स्टार्ट किया, लेट xn बी mds, mds यहाँ पर शॉर्टकट लिखा हुआ है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस which is not bounded below। जो गिवन है वो हमने लिख लिया। Then for any given positive integer k, अगर मैंने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर k ले लिया, however small, कितना भी छोटा क्यों ना हो, there exists a positive number m belonging to n such that this। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो बच्चों आप लोग। देखो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई एक नंबर ले लिया k, मान लो मैंने k को ले लिया 5, भाई मेरा शायद फेवरेट नंबर है, मैं पता नहीं, कोई भी नंबर लेना रहा तो 5 ही आ जाता है, चलो 7 ले लेते हैं। तो 7 अगर कोई मैंने नंबर ले लिया तो उसका जो नेगेटिव वैल्यू होगी, लाइक सपोज -7, तो मेरे पास ऐसा एक नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा m सच दैट उस पोजीशन के लिए xm, मतलब क्या है, जब मैं m बोल रही हूँ, मैं xm बोल रही हूँ, तो मतलब क्या होता है, जब मैं 1 बोलती हूँ तो x1 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है टर्म की वो, अगर मैं m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू 1 है तो x1 यहाँ पे हो गया 10। अगर m की वैल्यू 3 ले ली तो xm मतलब ये हो गया, दिस इज x3, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा जिस पोजीशन पे ऐसी वैल्यू मुझे मिलेगी जो -k से भी छोटी होगी, मतलब -7 से भी छोटी होगी। तो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया -8, तो -8 छोटा है -7 से। देखो हम कैसे समझते हैं, नंबर लाइन से कभी भी समझना चाहिए। जो वैल्यूज यहाँ पर है वो छोटी 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 होती जाती है, जो वैल्यूज यहाँ पर है वो बड़ी बड़ी होती जाती है। तो -7 से अगर मुझे छोटी वैल्यू लेनी है तो -8 तो जरूर छोटी होगी। तो क्या -8 इस सीक्वेंस में है, क्या मुझे कोई ऐसा नंबर मिलेगा इस सीक्वेंस में? जरूर मिलेगा, बिकॉज ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है एंड साथ ही साथ इट इज नॉट बाउंडेड बिलो।
ये चलते जा रही है टर्म, तो मैं कोई भी नंबर ले लूं, अगर मैंने 7 लिया तो उसके लिए मुझे -8 मिल जाएगा, -100 ले लिया तो उसके लिए मुझे सॉरी अगर 100 ले लिया तो मुझे -101 मिल जाएगी। तो हर एक के लिए कितना भी छोटी वैल्यू अगर मैंने ले ली तो मुझे कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर मिल जाएगी xn जो -k से छोटी होगी। समझ रहा है कंसेप्ट? सो दिस इज ऑल अबाउट, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इनइक्वालिटी नंबर 1। अब और एक चीज हमें ये दी हुई है कि जब xn मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो मतलब अगर कोई दो टर्म्स ले ली मैंने, एक mth पोजीशन पे और एक nth पोजीशन पे, या फिर इसको ऐसे भी ले सकते थे, m+1 भी बोल सकते थे, मतलब एक छोटी पहली पोजीशन है और नेक्स्ट वाली पोजीशन अगर बड़ी है तो दोनों के बीच में, उन दोनों टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन होगा? अगर पहली टर्म और दूसरी टर्म की मैं बात करूं, क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो पहली टर्म बड़ी होगी, दूसरी टर्म छोटी होगी, देन छोटी होगी, तो व्हाट विल बी द रिलेशन? पहली टर्म विल बी बड़ी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगेगा यहाँ पे, ठीक है? तो xm और xn के बीच में ये रिलेशन होगा। और m और n क्या बोला जा रहा है? दिस इज फर्स्ट टर्म अगर है तो ये सेकेंड टर्म होगी, अगर ये सेकेंड है तो ये थर्ड टर्म है। देखो रिलेशन ऐसा लिखा हुआ है ना? ये छोटी टर्म है या पहली टर्म है, नेक्स्ट वाली उसकी n जो है वो उसकी नेक्स्ट टर्म है। तो ये रिलेशन हमें मिल गया कहां से? बिकॉज ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को अगर मैं कंबाइन कर लेती हूँ तो 1 में क्या मिला था मुझे? 1 में हमें मिला था xm इज लेस देन -k। अब हम ये बोल रहे हैं कि हमें मिला है xm और xn के बीच में ये रिलेशन, मतलब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, xn इज लेस देन इक्वल टू xm। तो ये दोनों को अगर कंबाइन कर लिया तो xn लेस और इक्वल टू xm लेस और इक्वल टू -k, और हमें काम किसका है? सिर्फ ये दोनों का। तो बीच की टर्म को स्किप कर देते हैं, इसको ऐसे अगर लिख दिया मैंने तो मुझे मिल गया xn लेस देन -k, और यही तो चाहिए था फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, बिकॉज इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट लिमिट xn इज इक्वल टू -infinity, मतलब xn इज डाइवर्जिंग टू, या xn सीक्वेंस डाइवर्जेस टू -infinity, ठीक है? आई होप द आइडिया इज क्लियर। क्वेश्चन यही था, थ्योरम यही था, हमें ये प्रूव करना था कि सीक्वेंस xn डाइवर्जेस टू -infinity, ओके? तो अगर ये वाला थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो नेक्स्ट थ्योरम जो है, जो मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको ट्राई करोगे। व्हाट इज दिस थ्योरम? इट सेज दैट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अभी हमने क्या देखा था? डिक्रीजिंग। तो अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड इफ इट इज नॉट बाउंडेड अबाउट, तब क्या था? बाउंडेड बिलो, तो इट विल डाइवर्ज टू +infinity। इसके पहले लिया था हमने -infinity। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट थ्योरम है, पर प्रूफ जो है वो पैरेलल होगा। अगर आपको ये वाला प्रूफ समझा है तो आप इसको भी आराम से समझ पाओगे। सो दिस इज योर होमवर्क। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज का थ्योरम समझा या नहीं, और बाद में जब आप ये वाला थ्योरम ट्राई करोगे तो ये भी जरूर बताना कि आप इसको कर पाए या नहीं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप स्माइलिंग।